हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो एक नई क्लास में आ गए हैं और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो एक नए पेपर से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग ऐसा क्या पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेशन के लिए, इस सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को जो है लाइक कीजिएगा, वीडियो को देख करके कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है मापन, आकलन और मूल्यांकन। यानी कि अगर इंग्लिश में देख लें तो आपका क्या होगा, मेजरमेंट। मापन यानी कि मेजरमेंट, आकलन यानी कि असेसमेंट और मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। तो इसका क्या अर्थ है, क्या इसकी परिभाषा है, आज के इस वीडियो में हम लोग यही देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मापन, आकलन और मूल्यांकन, अर्थ और परिभाषाएं, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मापन से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। मापन क्या है? देखिए, तो हमने यहाँ पर कुछ दो लोगों की इम्पॉर्टेंट क्या ले रखी है, डेफिनेशन ले रखी है। अभी हम आपको मापन का इसका साधारण अर्थ भी बताएंगे। लिखा है, एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसका सबसे अच्छी डेफिनेशन और सबसे साधारण अर्थों में अगर इसका हम अर्थ और मीनिंग यानी कि मीनिंग देखें, अर्थ देखें तो क्या है कि किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। यानी कि जब हम नंबर देने की बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति में कोई ट्रेट होता है, कोई गुण होता है, ठीक है, या किसी वस्तु में, तो जब उस गुण को, उस विशेषता को, उस ट्रेट को जब हम किसी निर्धारित नियमों के अनुसार अंक देने की बात करते हैं, कोई सिंबल देने की बात करते हैं, कोई शब्द देने की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उसे हम मापन बोलते हैं। उदाहरण देखेंगे क्योंकि उदाहरण से आप इन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो बताया है कि अंक प्रदान करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंक प्रदान करना। यानी कि किसी भी ट्रेट को जब हम नंबर देने की बात करते हैं, अंक देने की बात करते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, मापन, मेजरमेंट। हमने उसे मापा। कैसे भाई, किसी में कोई गुण है, ठीक है, कोई गुण है, या जैसे किसी की हाइट है 5 फीट, तो हाइट, मेरी हाइट जो है, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक लड़का, उसकी हाइट 5 फीट है, तो उसकी लंबाई जो थी उसको हमने क्या किया, मेजर किया, मापन किया, यानी कि उसकी हाइट को हमने 5 फीट बताया। तो ये क्या हुआ, मापन, ठीक है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टन एग्रीड रूल्स। नंबर यानी कि असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को नंबर देना, ठीक है ना, कुछ पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सर्टन एग्रीड रूल्स, ठीक है। ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक के शब्दों में मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है। किसी घटना के विभिन्न आयामों को, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है, जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। भाई किसी भी चीज़ को जब तक आप ऐसे कैसे किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं, आपको क्या करना होगा, उसको मेजर करना होगा, मापना होगा। तो जिन भी प्रकार से आप उसको मापें वो मापन है। तो अंक प्रदान किया आपने, शब्द प्रदान किया, कोई सिंबल प्रदान किया, तो मोस्टली हम अंक की ही बात करते हैं, ठीक है। इसलिए ब्रेडफील्ड और मोरडॉक के शब्दों में मापन की ये परिभाषा है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू डायमेंशंस ऑफ अ फिनोमिना इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द स्टेटस ऑफ द फिनोमिना एज प्रिशियसली एज पॉसिबल, ठीक है। तो एक तरीके से स्टीवेंसन और ब्रेडफील्ड और मोरडॉक के शब्दों में अगर आप देखें तो मापन की ये परिभाषा है, ठीक है। अब अगर
इनके आधार पे और एक सिंपल से शब्दों में हम मापन को डिफाइन करें तो मापन क्या है? मापन के द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं में उपस्थित किसी गुण अथवा विशेषता का यह वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी। देखिए यहाँ पर गुण की बात करी, जो मैंने आपको ट्रेट कहा था, किसी व्यक्ति में कोई गुण होता है, कोई ट्रेट होता है, कोई विशेषता होती है, उसको हम मापते हैं। जैसे ये लंबाई क्या है? एक विशेषता है मेरी, और इसको मैंने मापा तो ये किसी व्यक्ति में 5 फीट निकली। ठीक है, तो ये गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। अब कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। जैसे व्यक्तियों को उनके लिंग भेद के आधार पे पुरुष या महिला कहना। अब पुरुष या महिला कहना क्या है? पुरुष या महिला कहना, मैं महिला हूँ, ये मेरी विशेषता है। इसको एक महिला को महिला शब्द दिया गया, मेजर किया गया। भाई 2 व्यक्ति खड़े हैं, उन व्यक्तियों में ये आपने अंतर किया जेंडर के अकॉर्डिंग कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो जो मेल है वो उसकी एक विशेषता हुई, उसको फीमेल से अलग किया, यानी कि ये कैसा हो गया? ये गुणात्मक मापन है, क्योंकि ये उसका एक गुण है लेकिन एक क्वालिटेटिव। इसको आप नंबर तो नहीं दे पा रहे हैं ना, लेकिन आप क्या बता रहे हैं ना कि लिंग भेद के आधार पे वो महिला है, वो पुरुष है। ये और किसी गुण या विशेषता के मात्रात्मक वर्णन आप क्वालिटेटिव के बाद क्वांटिटेटिव की बात कर लेते हैं, में व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित उस गुण या विशेषता की मात्रा को बताता है। जैसे ये कहना कि लीना की लंबाई 5 फुट 3 इंच है, तो ये आपने क्या किया? यहाँ पर आपने नंबर दिए। देखिए जब आप नंबर देने लगेंगे तो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। जब आप किसी के गुण के अकॉर्डिंग कोई वर्ड, कोई क्वालिटी उसकी बताने लगेंगे तो वो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। यानी कि आप जो है वो नंबर भी दे सकते हैं, कोई वर्ड भी उसको दे सकते हैं, कोई सिंबल भी दे सकते हैं। किसी ट्रेट को अगर हम मेजर करते हैं इन तरीके से तो वो मापन है। लेकिन मोस्टली हम क्या बात मानते हैं मापन में? जब सबसे ऊपर मापन को एकदम सिंपल तरीके से कहें तो किसी पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पे जब हम अंक देते हैं तो वो मापन है। ज़्यादातर किसकी बात आती है? अंक की, अंक। और इसको हम लोग ज़्यादातर क्वांटिटेटिव में ही काउंट करते हैं, लेकिन ये भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए असेसमेंट पे। हमने मापन देखा क्या होता है, अब असेसमेंट की बारी आती है। तो आकलन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आकलन शब्द असेसमेंट की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एडसीडेरे, ये एक आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। ठीक है, कि किस शब्द से उत्पत्ति हुई है तो आप बता सकते हैं लैटिन भाषा के। ठीक है, एडसीडेरे जो टू सिट बिसाइड से मानी जाती है, जिसका अर्थ है पास में बैठना, पास में बैठना। तो ये तो एक इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। ठीक है, असेसमेंट का। लेकिन हम अगर असेसमेंट को हम जिस रूप में देखते हैं उस रूप में उसका अर्थ देखें तो सामान्य अर्थों में आकलन का अर्थ है किसी व्यक्ति समूह से संबंधित सूचना संग्रहण की प्रक्रिया से है, ताकि व्यक्ति या समूह विशेष के संदर्भ में कोई निर्णय लिया जा सके। देखिए, किसी व्यक्ति समूह संबंधी सूचना संग्रहण, ये एक शब्द है यहाँ पर, सूचना संग्रहण। असेसमेंट का मतलब होता है किसी से संबंधित कोई भी एक जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसे कलेक्ट करना। ठीक है, तो असेसमेंट कहाँ यूज़ होता है? असेसमेंट बेसिकली किसी प्रक्रिया के दौरान यूज़ होता है। जैसे कि कोई बच्चा, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो प्रक्रिया के दौरान जब वो पढ़ रहा होता है तब हम असेसमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि असेसमेंट जो होता है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। ठीक है, और जब प्रोसेस ओरिएंटेड होता है तो उसमें क्या होता है कि असेसमेंट में हम देखते हैं और उस टाइम पे बच्चे को फीडबैक दे के सुधार करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, असेसमेंट में सुधार बीच में ही हो जाता है क्योंकि वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। वो ये देखता है, असेसमेंट ये देखता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसमें उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या करता है? डायग्नोस करता है। ये किसका नेचर कैसा है? डायग्नोस्टिक है, निदानात्मक है। ठीक है, उस प्रोसेस में जहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है वहाँ वो देखता है उसको, और जब प्रॉब्लम को देख करके उसमें सुधार करता है ताकि बच्चे का जो आखिरी परफॉर्मेंस है सुधारा जा सके। आकलन बीच में ही सुधार कर देता है। ठीक है,
देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। इरविन के अनुसार आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास का आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास और अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया। ये देखिए, ये जो इसके शब्द लिखे हैं, छात्र विकास और अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया, यानी कि इसका काम क्या होता है। प्रोसेस के दौरान जब कहीं भी प्रॉब्लम डिटेक्ट की जाती है, डायग्नोस की जाती है निदानात्मक प्रक्रिया के दौरान, तो उसमें बच्चों को फीडबैक देकर सुधार किया जाता है। यानी कि यह फॉर्मेटिव है, प्रक्रिया के दौरान है, प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, बीच में ही ये असेसमेंट होता है। ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, उसी दौरान हम उसको देखते हैं कि कहाँ सुधार चाहिए। तो ये इस मंत्र पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉलेस, लॉर्सन एंड एलेक्स नीम के अनुसार आकलन का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के बारे में सूचना संग्रहण, विश्लेषण एवं उसका अर्थ निकालने की प्रक्रिया से है, जिससे किसी व्यक्ति के बारे में अनुदेशात्मक, निर्देशात्मक और प्रशासनिक निर्णय लिए जा सके। किस तरीके से उसमें सुधार किया जाएगा, ये यहाँ पर निर्णय लिए जा सकें। ठीक है, अब आकलन के 5 पहलू हैं। आकलन को हम इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम आकलन के बारे में कोई परिभाषा लिखना चाहें, विशेषता लिखना चाहें, तो उसको इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये विशेषताएं भी कह सकते हैं आप, इसकी पहलू भी कह सकते हैं, इसके पक्ष भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण कार्य, उद्देश्य क्या होता है? सुधार, किसी बच्चे की परफॉर्मेंस में सुधार, ये उद्देश्य हुआ उसका। ठीक है, सूचना संग्रहण, डेटा को कलेक्ट करना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना। ठीक है, उसका विश्लेषण, जब सूचना आएगी तो उसका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि बिना एनालिसिस किए तो हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं। सूचना अपने आप में कुछ नहीं होती, पहले उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, फिर उसका अर्थ निकालना, बिल्कुल उसका अर्थ निकालेंगे तभी तो हम समझेंगे कहाँ सुधार करना है। और फिर अनुदेशात्मक, प्रशासनिक और निर्देशात्मक निर्णय लेना। यानी कि ये 5 पहलू हैं। इसको आप विशेषताएं ही बना सकते हैं, इसको पक्ष ही बना सकते हैं, पहलू ही बना सकते हैं, किसी भी प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो आपका आकलन है वो किस तरह काम करता है। वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रक्रिया प्रधान है। प्रक्रिया के दौरान जहाँ सुधार होता है, डायग्नोस किया जाता है, निदानात्मक होता है ये, और फिर उसके आधार पर बच्चे के परफॉर्मेंस में क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन, नेक्स्ट आ गया मूल्यांकन। सबसे जो एक बड़ा कंसेप्ट है, व्यापक है, वो मूल्यांकन है, जो सबसे ऊपर है। ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक होती है। मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन, किसी का मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। मूल्य क्या होता है? कोई चीज़ सिंपल तरीके से कहा जाए तो कोई 5 रुपये की चीज़ है, उसका वैल्यू 5 रुपये है, और कोई 10 रुपये की चीज़ है, इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि वो महंगी है। तो हमने क्या किया? मूल्य निर्धारण किया। तो यही सिंपल भाषा में बताया मैंने, लेकिन अभी मूल्यांकन का आप अर्थ वास्तविक तौर पे देखिए क्या है। किसी वस्तु अथवा विशेषता की कितनी मात्रा व्यक्ति में उपलब्ध है। मात्रा, मात्रा किसमें थी? जिसमें केवल नंबर दिए जाते थे मापन में। इस प्रश्न का उत्तर मापन से प्राप्त होता है। ठीक है ना, जबकि उस व्यक्ति में उपस्थित गुण अथवा विशेषता की मात्रा किसी उद्देश्य की दृष्टि से कितनी संतोषप्रद है, हाउ सेटिस्फैक्ट्री, कितनी वांछनीय, हाउ डिजायरेबल। अभी बताते हैं आपको क्या है। इस प्रश्न का उत्तर मूल्यांकन देता है। जैसे 100 में 70 नंबर किसी को मिले, 70 नंबर, ठीक है, 100 में 70 नंबर किसी को मिले, तो नंबर देना क्या कहलाएगा? किसी को 70 नंबर मिलेंगे तो ये कहलाएगा मापन, क्योंकि ये केवल नंबर दे रहा है। इस नंबर का कोई अर्थ है? नहीं, इस नंबर का कोई अर्थ नहीं है। 100 में 70 क्या है? आप कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। किसी का 100 में 50 है तो भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब इसको मूल्यांकन के स्तर पे ले आएंगे तो फर्स्ट डिवीजन हो जाता है 60 पे, तो आप कह सकते हैं कि ये प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है। ये होता है मूल्यांकन। मापन मतलब केवल अंक देना,
केवल उसको हमने डिजिट दे दिए 100 में 70। अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब मूल्यांकन किया तो देखा कि 60% पे 60% पे फर्स्ट डिवीज़न होता है। इसका मतलब ये लड़का कितने नंबर से पास हुआ? 70 से। इसका मतलब ये, इसका अगर हम मूल्यांकन निकालें, इसको हम एक मूल्यांकन करें इसका, तो ये फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ। ठीक, तो इस तरीके से अगर देखें तो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है, जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर में संतोषजनक अथवा असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना। अब अगर आपके स्कूल का उद्देश्य रहा कि हमारे 80% बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न पास हों, ठीक, लेकिन आपके स्कूल के केवल 70% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास हुए, तो मूल्यांकन ये कहता है कि हमारे स्कूल का रिजल्ट उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा, क्योंकि हमने उद्देश्य क्या बनाया था कि हमारे स्कूल में 80% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास हों, लेकिन केवल 70% ही हुए। तो मूल्यांकन क्या करता है? जो आपने उद्देश्य बनाए थे, अंत में उन उद्देश्यों की कितनी पूर्ति हुई है ये देखता है। ठीक है, तो कई प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, H. रेमर्स और एनल गेज ने मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा कि मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचारण लक्ष्य निहित रहता है। क्या अच्छा है, क्या चीज़ अच्छी है, और क्या वांछनीय मतलब डिज़ायरेबल, जो होना चाहिए, ठीक है, उचित है। यानी कि मूल्यांकन एकदम अंतिम प्रक्रिया है। अभी इसको हम एक डायग्राम से भी आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, अब इवैल्यूएशन एज्यूम्स ए पर्पज और एन आइडिया ऑफ व्हाट इज़ गुड और डिज़ायरेबल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी और बोथ। ठीक है, इसको देखिए, अब इस चित्र को देख लीजिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं। ये हमने उद्देश्य निर्धारित किए, हमने 5 ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए, फिर उसको पूरा करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, हमने कुछ एक्टिविटीज़ की ताकि हम उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें, और फिर उसके आधार पे बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। जब परिवर्तन को फिर हम देखेंगे कि हमारे परिवर्तन क्या उद्देश्यों के, जो हमने उद्देश्य बनाए थे उनके आधार पे हुए हैं। अगर हमारे उद्देश्य के आधार पे परिवर्तन हो गए तब तो हमारा पूरा प्रोसेस सही हुआ, और अगर हमारे उद्देश्य पूरी नहीं हुई तो क्या करना पड़ेगा? प्रक्रिया को फिर से करना पड़ेगा या उद्देश्यों में भी बदलाव करना पड़ेगा। तो मूल्यांकन क्या करता है? अंतिम चरण पे होता है। यहाँ पर हमने मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन अंतिम होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, अंत में दिया जाता है, फॉर्मेटिव होता है किसी, और ये पूरी शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करता है। ठीक है, ये ताकि पाठ्यक्रम में सुधार करेगा, शिक्षण विधि में सुधार करेगा, टीचर का परफॉर्मेंस, बच्चे का परफॉर्मेंस, प्रशासनिक स्तर पे, शिक्षक के स्तर पे, स्टूडेंट के स्तर पे, ठीक है ना, क्लास के वातावरण के स्तर पे, सब स्तर पे जब सुधार होता है वो मूल्यांकन की श्रेणी में आता है, जो उद्देश्यों को देखते हुए देखा जाता है कि ये पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, तो इसके आधार पर चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अंक प्रदान करने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो आप मापन, मूल्यांकन, आकलन। तो जो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया थी वो किसमें थी? मापन में, मेजरमेंट में आप अंक प्रदान करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, आप अंक प्रदान करने का काम मापन में था। केवल अंक, यानी कि 100 में 50 नंबर मापन, हाइट 5 फीट मापन। नेक्स्ट देखें, कौन सी प्रकृति से निदानात्मक का मतलब डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब जो प्रॉब्लम को देखे कि कहाँ प्रॉब्लम है फिर उसमें सुधार करे। तो जो प्रक्रिया के दौरान डायग्नोस्टिक तरीके से सुधार करने का जो चरण था वो किसमें था? वो किसमें था? असेसमेंट में। इसको देखिएगा आप, ये डायग्नोस्टिक है। ठीक है, ये बीच में होता है, प्रक्रिया के दौरान होता है। फिर नेक्स्ट है कि निर्णयात्मक प्रकृति। निर्णयात्मक प्रकृति का मतलब ये है कि अंतिम कौन है, फाइनल डिसीजन किसके आधार पर दिया जाता है। तो अगर उसकी बात कर लें तो वो हमारा मूल्यांकन है। ये देखिए, क्योंकि जो अंतिम था, अंतिम चरण था, वो मूल्यांकन था। मूल्यांकन के आधार पे हमको क्या करना था? डिसीजन देने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक से कौन संबंधित है?
तो जो आपका मूल्यांकन होता है वो सभी पक्षों से संबंधित होता है, ठीक है। और आकलन आपका केवल कॉग्निटिव और आपका कॉग्निटिव से होता है और आपका अफेक्टिव से होता है, यानी कि संज्ञानात्मक और क्रियात्मक से। लेकिन जो मूल्यांकन हो और जो मापन होता है, मेजरमेंट होता है, उसमें केवल नंबर देते हैं, कॉग्निटिव होता है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है, वो सभी पक्षों से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मूल्यांकन आंसर हो जाएगा। सूचना संग्रहण किससे संबंधित है? तो इंफॉर्मेशन जो है कहाँ ली जाती है? असेसमेंट में। यहाँ पे आपको अंक दिया जाता है, यहाँ पे सब पूरा अंतिम निर्णय दिया जाता है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, बस सारे क्वेश्चंस को देखा और इस तरीके से आपका मापन, आकलन, मूल्यांकन का ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।